आज की इस वीडियो में हम लोग पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 4 का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहिए। और देखिए हमारे पास जो चैप्टर नंबर 4 है इसका नाम है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। और यहाँ पर मैं आप लोगों को जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराऊंगा बस आप लोग इतना कर लीजिए, इससे बाहर आप लोगों का कुछ भी नहीं जाएगा। और मेरा थोड़ा सा तबीयत खराब है इसलिए आप लोग थोड़ा सा मैनेज करके चलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक चीज को देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं आसियान। देखो भाई, आसियान को हम लोग ASEAN लिखते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन, यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। ठीक है, ये सब आप लोग नोट करिए। और आसियान का जो झंडा होता है कुछ इस प्रकार से होता है, आप लोग देख लीजिए, ये हमारा आसियान का झंडा है। इसके बाद बात करते हैं थोड़ा सा यहाँ पर कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर। तो देखिए पहला पॉइंट है कि आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में की गई थी। इसका स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुआ था थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में। इसका जो मुख्यालय है जकार्ता यानी कि इंडोनेशिया में है। शुरू में इसमें 5 देश थे। ठीक है, क्या क्या? तो मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर और फिलीपींस। इसमें सबसे पहले 5 देश इसके सदस्य थे। फिर बाद में 1984 में ब्रुनेई, 1985 में वियतनाम, 1997 में लाओस। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए, उसके बाद 1997 में म्यांमार और 1999 में कंबोडिया इसमें ऐड हो गया। वर्तमान में इसके 10 स्थायी सदस्य, याद रखिए वर्तमान में कितने इसके स्थायी सदस्य हैं, तो 10 इसके स्थायी सदस्य हैं। आगे देखिए यूरोपीय संघ, जिसे हम लोग यूरोपियन यूनियन बोलते हैं और इसे शॉर्टकट में हम लोग EU बोलते हैं। इसका जो झंडा है कुछ इस प्रकार से होता है, आप लोग देख लीजिए। इसमें एक गोला टाइप में देखिए यहाँ पर 12 क्या है, गोल्डन कलर का यानी कि सोनाली कलर का यहाँ पर स्टार बना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया यूरोपीय संघ का झंडा। देखिए यहाँ पर यूरोपीय संघ से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन पॉइंट है, क्या है, इसके स्थापना को लेकर। कहीं कहीं पर इसका जो स्थापना है 1957 दिया गया है और कहीं कहीं पर इसका स्थापना 1993 दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग इस चीज को क्लियर कर लेते हैं। देखिए यूरोपीय संघ जो है ना, एक हमारा सबसे पहले था यूरोपीय आर्थिक समुदाय, यूरोपीय आर्थिक समुदाय। ये जो यूरोपीय आर्थिक समुदाय है इसका जो स्थापना है 1957 में किया गया था। 1957 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय का स्थापना किया गया था। और बाद में क्या होता है, 1993 में इसका नाम बदलकर यूरोपीय संघ कर दिया जाता है। बाद में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया जाता है, यूरोपीय संघ कर दिया जाता है। और स्टार्टिंग में इसका नाम जो था यूरोपीय आर्थिक समुदाय था और इसका स्थापना 1957 में किया गया था। देखो भाई, अगर आप लोग गूगल को देखोगे, एक्चुअल में अगर आप लोग गूगल में सर्च करके देखोगे कि यूरोपीय संघ का स्थापना कब हुआ था, तो गूगल में आप लोगों को देखने को मिलेगा 1993। आप लोग गूगल में देख सकते हो, गूगल में इसका आंसर 1993 दिया गया है। कभी कभार क्या होता है कि ऑप्शन में 1993 नहीं दिया हुआ होता है। अगर भाई ऑप्शन में अगर 1993 दिया हुआ है तो आप लोग 1993 के ऊपर में टिक कर दीजिए, यानी कि गोला कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर ऑप्शन में 1993 नहीं दिया हुआ है तो आपको क्या करना है, 1957 के ऊपर टिक करना है, तब उस केस में आपका आंसर 1957 हो जाएगा। तो अगर 1993 दिया है तो 1993 पे टिक करिए, और अगर 1993 नहीं दिया हुआ है तो 1957 के ऊपर टिक कर दीजिए, आप लोगों का सही हो जाएगा। बात क्लियर हो गया? क्योंकि ये जो यूरोपीय संघ है ना, इसका पहले नाम क्या था, यूरोपीय आर्थिक समुदाय था, और उस टाइम उसका जो स्थापना हुआ था 1957 में हुआ था। तो बात क्लियर हो गया। अगर ऑप्शन में 1993 दिया है तो 1993 पे टिक करिए, और अगर नहीं दिया हुआ भाई तो 1957 के ऊपर आप लोग टिक करिए, आपका एकदम बिल्कुल 100% सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे देखिए इससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे क्या है कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना 1957 में रोम में हुई। ठीक है, रोम में इसका स्थापना हुआ था। 1 जनवरी 1958 को यह संघ अस्तित्व में आ गया। ये जो था यूरोपीय आर्थिक समुदाय, ये 1 जनवरी 1958 में अस्तित्व में आया। 1992 में मैस्ट्रिक्ट संधि हुई, जिसके अंतर्गत यह तय किया गया कि सदी के अंत तक सभी देशों की समान मुद्रा यूरो होगी। यह भी तय किया गया कि सभी देशों की समान विदेश नीति होगी, समान सुरक्षा नीति होगी। ठीक है, ये सब तय किया गया था। तथा साझा सेंट्रल बैंक होगा। यह संधि 1993 में लागू हुई, तभी इसका नाम यूरोपीय संघ हो गया। देख लो भाई, इसका जो एक हुआ था मैस्ट्रिक्ट संधि जो हुआ था 1992 में, उस टाइम बोला गया कि सभी देशों का जो मुद्रा होगा क्या होगा, यूरो होगा। सभी के लिए समान विदेशी नीति होगा, सभी के लिए समान सुरक्षा नीति होगा, और सभी के लिए एक साझा सेंट्रल बैंक होगा। और ये जो संधि है ये 1993 में लागू हुआ, और इसी समय जो यूरोपीय आर्थिक समुदाय था उसका नाम बदलकर यूरोपीय संघ कर दिया गया। यूरोपीय संघ का पहले नाम यूरोपीय समुदाय था, या फिर यूरोपीय आर्थिक समुदाय बोल सकते हैं। 2016 में ब्रिटेन ने इसे छोड़ने का निर्णय लिया, जिसे ब्रेग्जिट कहा गया। देखो भाई, ये जो यूरोपीय संघ है या फिर यूरोपीय आर्थिक समुदाय है, ठीक है, 2016 में क्या होता है, ब्रिटेन ने इसे छोड़ने का निर्णय लिया, बोला कि अब इसे हम छोड़ देंगे।
2016 में निर्णय लेता है छोड़ने का, 2019 में इसका प्रक्रिया शुरू होता है और 2020 में ब्रिटेन इससे निकल जाता है। तो इस प्रकार से आप लोग इस चीज़ को याद रखिएगा, 2016 में निर्णय लिया, 2019 में प्रक्रिया शुरू हुआ और 2020 में ये निकल जाता है। इसके बाद क्या है कि यूरोपियन संघ का गठन मूल रूप से मार्च 1957 में यूरोप में 6 देशों इटली, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, हॉलैंड, ठीक है, जो नीदरलैंड है हमारा, तथा लग्जमबर्ग द्वारा किया गया। बाद में इस व्यापारिक समूह में ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फिनलैंड, आयरलैंड, पुर्तगाल, स्पेन, स्वीडन तथा ब्रिटेन नामक यूरोपियन राष्ट्र भी शामिल हो गए। प्रारंभ में यूरोपियन आर्थिक समुदाय या फिर यूरोपियन समुदाय में यूरोप के 18 देश रहे, ठीक है, 18 देश सदस्य रहे, मतलब इसके 18 देश इसके सदस्य थे। वर्तमान में यूरोपीय संघ में सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 27 है। और जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया कि 2016 में ब्रिटेन इससे निकलने के लिए सोचता है, ठीक है। 29 मार्च 2019 को इसकी प्रक्रिया शुरू होगी और 31 दिसंबर 2020 तक यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। ब्रेग्जिट का मतलब होता है ब्रिटेन का एग्जिट होना, यानी ब्रिटेन यूरोपीय संघ से निकलना। यूरोपीय संघ एक क्षेत्रीय संगठन है, इसका जो मुख्यालय है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। यूरोपीय संघ की जो मुद्रा है क्या है भाई? तो यूरो है, याद रखिएगा, इसका मुद्रा क्या है? यूरो है। यूरोपीय संघ के झंडे में सोने यानी कि गोल्डन कलर के रंग के 12 सितारे का एक घेरा बना है। यूरोपीय संघ का पहले नाम क्या था? यूरोपीय समुदाय था। इसके बाद जो हमारा अगला जो प्रश्न है क्या है, देख लो कि यूरोपीय संघ को कौन कौन से कारक एक प्रभावी क्षेत्रीय संगठन बनाते हैं, या फिर क्वेश्चन है कि यूरोपीय संघ की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। चलो भाई देख लेते हैं। देखिए पहला पॉइंट है कि सभी सदस्य देश भौगोलिक दृष्टि से जुड़े हुए रहते हैं। इसमें जितने भी देश शामिल है भाई सब क्या है? तो एक भौगोलिक दृष्टि से सभी जुड़े हुए हैं। सभी देशों ने यूरो अपनाई। सभी देशों की विदेश नीति और सुरक्षा नीति भी समान है। सभी देशों में उदार लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं। सभी देशों का मकसद अमेरिकी वर्चस्व से मुक्ति पाना है, ठीक है, अमेरिकी वर्चस्व से सब कोई मुक्ति पाना चाहता है। इसके बाद अगला प्रश्न कि आसियान के 4 प्रमुख उद्देश्यों को लिखिए, या फिर आसियान के उद्देश्य क्या है, या फिर आसियान आर्थिक समुदाय के 4 प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। चलो भाई देख लेते हैं आसियान के उद्देश्य क्या क्या है। क्षेत्रीय शांति व स्थिरता को प्रोत्साहित करना, यानी कि चारों तरफ शांति बनाए रखनी, स्थिरता बनाए रखना। कृषि, व्यापार तथा उद्योग के विकास में सहयोग देना। शिक्षा, तकनीकी ज्ञान, वैज्ञानिक क्षेत्र में पारस्परिक सहयोग को बढ़ावा देना। क्षेत्र में अनुसंधान, प्रशिक्षण तथा अध्ययन को प्रोत्साहित करना। ये सब हो जाएगा इसका आंसर। आगे चलिए, आगे क्या है भाई? 5वां पॉइंट के समान उद्देश्यों वाले क्षेत्र तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ अधिक सहयोग करना। क्षेत्र में सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना। ये सब नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद अगला प्रश्न कि चीन की सरकार द्वारा उठाए गए किन 3 मुख्य कदमों की व्याख्या कीजिए जिनसे चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान हुआ है, या फिर चीन की बढ़ती अर्थव्यवस्था की क्या कारण है, या फिर चीन की नई आर्थिक नीति के किन 4 तरीकों से चीन की अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचाया है, या फिर चीनी अर्थव्यवस्था के उत्थान के किन 6 कारणों को स्पष्ट कीजिए। ये सब यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया, इसका आंसर हो जाएगा चीन ने आर्थिक विकास के लिए एक नया मॉडल अपनाया जिसकी विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला क्या है देखो, 1972 में उसने राजनीतिक तथा आर्थिक एकांतवास की नीति को समाप्त करके अमेरिका के साथ संबंध बनाए, ठीक है, जिससे इससे विदेशी व्यापार का रास्ता खुला। पहले हुआ मतलब अमेरिका के साथ संबंध नहीं बनाया था, लेकिन बाद में अमेरिका के साथ संबंध बनाता है, जिससे क्या होता है? विदेशी व्यापार का रास्ता खुल जाता है। 1973 में चीन के प्रधानमंत्री चाउ एन लाई ने कृषि, सेना और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया आरंभ की और परंपरागत तरीकों से मुक्ति पाना आरंभ किया। सन 1978 में चीन ने खुले दीवार की नीति को अपनाया। इस नीति में चीन ने अपने दरवाजे पूरे देश के लिए पूरी दुनिया के लिए खोल दिए, यानी इस नीति के अंतर्गत कोई भी देश चीन में आकर अपना व्यवहार कर सकता था और चीन में निवेश कर सकता था। ये हुआ खुले दीवार की नीति, यही है। अगला है कि 1982 में कृषि का निजीकरण किया गया। इसने कृषि उत्पादन में वृद्धि की भूमिका निभाई। 1998 में उद्योगों का निजीकरण किया गया, उद्योगों का निजीकरण हुआ। चीन ने सन 2001 में विश्व व्यापार संगठन की सदस्यता ले ली और इस कदम से अपने व्यापारिक संबंधों को बढ़ाया तथा दूसरे देशों के लिए अपनी अर्थव्यवस्था को खोला। इस तरह चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ने के कदम उठाए। अगला है यहाँ पर कि चीन ने अपने देश के लिए कई सारी नीतियां बनाई जिन्हें चीनी मॉडल के नाम से जाना जाता है। चीन ने अपने आप को पूंजीवाद से अलग करके देश के सभी संसाधनों पर अपना नियंत्रण किया और उन चीज़ों को अपने हिसाब से काम में लिया। चीन ने इन सब को इस्तेमाल करके एक ऐसा मॉडल तैयार किया जिसमें चीन ने अपने देश के विकास के लिए किसी एक को विकसित करने के लिए बहुत समय दिया, थोड़ा थोड़ा समय किसी को नहीं दिया। यानी चीन ने किसी एक चीज़ को पूरी तरह विकसित करने के लिए बहुत समय दिया, जैसे उद्योग को विकसित करने के लिए या फिर कृषि को विकसित करने के लिए। मतलब जितना भी फील्ड है ना, हर एक फील्ड को उसने एकदम अच्छे तरीके से एकदम हर एक चीज़ पे फोकस किया और अच्छे तरीके से हर एक चीज़ को विकसित किया। चीन ने अपने लिए एक अलग मॉडल अपनाकर और स्ट्रेटेजी के साथ औद्योगिक क्रांति की तरफ बढ़ा। यानी चीन ने अपने लिए औद्योगिक क्रांति का मॉडल अपनाकर इसको आगे कैसे बढ़ाया। जाहिर सी बात है कि अगर वह
अपने सारे संसाधन उद्योगों पर लगा देता या फिर कृषि पर लगा देता तो दूसरी जो सुविधाएं या जरूरत है उनको कैसे पूरा कर पाता, जैसे आधारभूत सुविधा, खाना पीना, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि। तो ये सब चीजें उसको आयात करनी पड़ती या दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता। अगर यह सब चीजें चीन बाहर से लेता तो उसके पास कुछ नहीं बचता, बल्कि सारा पैसा बाहर चला जाता। तो उसने क्या किया कि चीन ने धीरे धीरे करके सब चीजों पर काम किया। चीन ने 20 से 22 साल के लिए अपने दरवाजे दूसरे देशों के लिए बंद रखे, क्योंकि चीन किसी देश से कोई व्यापार नहीं करना चाहता था। उसने सिर्फ चीन के लोगों, चीन की अर्थव्यवस्था के विकास के लिए आंतरिक रूप से काम किया, जो नीति चीन की औद्योगिक क्रांति के विकास में सहायक बनी। देखो भाई, यहाँ पर साफ साफ यही बोला जा रहा है कि चीन ने एक अलग सा स्ट्रेटेजी बनाया, एक अलग सा मॉडल बनाया। इसमें क्या बोला जा रहा है कि देखो, यहाँ पर चीन ने ऐसा नहीं रहा कि एक ही फील्ड के ऊपर सारा पैसा बर्बाद नहीं किया, ना तो कृषि के फील्ड में सारा पैसा बर्बाद किया, ना तो उद्योग फैक्ट्री के फील्ड में सारा पैसा बर्बाद किया, बल्कि उसने हर एक फील्ड की ओर काम किया, सब में समय दिया, सब में पैसा इन्वेस्ट किया। और पहले तो उसने अपने द्वार को बंद रखा, मतलब कोई भी बाहर वाला या फिर कोई बाहर देश वाला आकर वहां पर व्यापार नहीं कर सकता है। फिर बाद में चीन ने क्या किया, हर एक चीज के ऊपर, पानी के ऊपर, शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर, उद्योग के ऊपर, कृषि के ऊपर, सबके ऊपर ध्यान दिया, सबको अच्छे तरीके से डेवलप किया और बाद में उसने अपने द्वार को खोल दिया। एक्चुअली में इसका कहने का तात्पर्य यही था कि अगर हम लोग किसी एक चीज के ऊपर अगर फोकस करेंगे तो बाद में जो चीज होगा हमें बाहर से खरीदना पड़ेगा, किसी दूसरे देश से लेना पड़ेगा, और हमारे देश का जो पैसा वो दूसरा देश चला जाएगा और हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। इसी के चलते चीन ने इस प्रकार का मॉडल तैयार किया। इसके बाद हमारा जो आगे भाई क्या है कि जैसे जैसे चीन विकास कर रहा था उससे तेज गति से उसकी जनसंख्या भी बढ़ रही थी, जिसने उसके विकास पर रोक लगाई। इसलिए 1978 में वन चाइल्ड पॉलिसी भी चीन ने अपनाई थी, जो कि सन 2015 में तोड़ दी गई, क्योंकि उसकी वजह से हर व्यक्ति का सिर्फ एक ही बच्चा हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर वन चाइल्ड पॉलिसी भी बनाया था, लेकिन वो ज़्यादा दिन तक चला नहीं। अपने उद्योगों का विकास करने के बाद चीन ने 2001 में अपने आप को विश्व व्यापार संगठन में शामिल कर लिया, यानी वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने आप को एक नई पहचान दिलाना चाहता था। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन में अगर चीन शामिल नहीं होता तो उनकी नीतियों का विकास की गति नहीं मिल पाती। तो ये रहा हमारा, ठीक है, इसका आंसर। और ये रहा हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।